हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का टॉपिक हमारे पास है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले हम फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा समझने में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को। ठीक है, देखो उससे पहले मैं आप चीज़ को ये बता दूँ आप लोगों के लिए। देखो ये फ्री प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा जो फिज़िक्स का कंटेंट है फॉर बीएससी एंड एमएससी वो सारा अपलोड कर सकूँ। लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप एक तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इससे चैनल की रिकमेंडेशन बढ़ती है। रिकमेंडेशन बढ़ेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपसे उम्मीद है आप कोऑपरेट करोगे। तो फाइन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। देखो फाइन स्ट्रक्चर होता क्या? फाइन स्ट्रक्चर इज द splitting of spectral line into several close distinct components when observed under equipment of high resolution। इस चीज़ को देखो आप लोग ऐसे समझो। देखो क्या देखा गया, ये मेरे पास देखो एनर्जी लेवल्स है। तो यदि ट्रांजिशन मेरे पास होगा, तो जब ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रम में मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी। लेकिन हमने क्या देखा, जब इसको हाई रेजोल्यूशन के अंडर देखा गया ना, ये एक लाइन ना मिलके काफ़ी केसेस में हमने देखा दो लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे दो लाइन कब मिलेंगी? वो तभी पॉसिबल है जब दो ट्रांजिशन हुएंगे। दो ट्रांजिशन कहने का क्या मतलब है? मान लो मेरे पास ये एनर्जी है ना, अपर लेवल जो है, ये सपोज दो लेवल में मेरे पास ये क्या हो गया, स्प्लिट हो जाए। तो एक ट्रांजिशन लोअर स्टेट से हो सकता है और एक ट्रांजिशन अपर स्टेट से हो सकता है। तो तब मुझे क्या मिलेगा, ये दो लाइन्स मिलेंगी। तो देखो लो रिजोल्यूशन में तो एक लाइन मिल रही थी, हाई रेजोल्यूशन में हमें दो लाइन मिल रही है या दो से ज़्यादा लाइन मिल रही है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास सपोज n इज इक्वल टू 3 है, एज्यूम कर लो कुछ भी है ना, ये n इज इक्वल टू मेरा दो स्टेट, छोड़ो इन चीज़ों का, आप दो स्टेट एज्यूम करो। ठीक है, तो इसी चीज़ को फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो बहुत फाइनली स्प्लिट हुई हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि वैसे देखने से नहीं लगेगी, लेकिन हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे तभी हमें पता लगेगा। इसीलिए ना इसको फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग नाम दिया गया है। इतना फाइन स्प्लिटिंग हुआ है। बोर थ्योरी बिल्कुल फेल्ड हो गई थी। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने क्या किया, दो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में एक ट्रांजिशन होगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन उन्होंने हमें बता दी। लेकिन जब उस स्पेक्ट्रल लाइन को फर्दर एग्जामिन किया गया तो वो और ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई थी। तो बोर थ्योरी फेल्ड हो गए थे, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम मैकेनिकली एंड रिलेटिविस्टिकली, ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती क्यों है। तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बेसिकली दो इफेक्ट की वजह से होती है। एक होता है हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, अब मात्र यही दोनों से स्प्लिटिंग नहीं होती एनर्जी लेवल्स की, और भी हमारे पास फैक्टर्स हैं जिससे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन ये मेन हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है और रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखो जो अदर फैक्टर्स है ना, जो एनर्जी शिफ्ट और स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक तो होता है हमारे पास डार्विन टर्म। ठीक है, मेन तो जैसे मैंने बताया ये दो ही है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो एक तो है तो डार्विन टर्म। डार्विन टर्म सिर्फ अप्लाई होता है एल इज इक्वल टू जीरो स्टेट के लिए, यानी एस ऑर्बिटल में ना जो स्प्लिटिंग होती है ना एनर्जी की, वो डार्विन टर्म के लिए ही, डार्विन टर्म की वजह से ही होती है। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। दूसरा होता है लैम्ब शिफ्ट। लैम्ब शिफ्ट होता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट नोन एज रेडिएटिव करेक्शन। इसको रेडिएटिव करेक्शन बोलते हैं, या लैम्ब शिफ्ट को हम रेडिएटिव या रेडिएशन शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब हमें समझ में आ जाएंगी एक्चुअली में है क्या। इन दोनों टर्म की वजह से दोनों साइंटिस्ट के नाम है, डार्विन टर्म भी और लैम्ब भी। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, फिर रिलेटिविस्टिक करेक्शन, फिर डार्विन टर्म, फिर लैम्ब शिफ्ट। एक बस आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, डार्विन टर्म सिर्फ और सिर्फ एल इज इक्वल टू जीरो स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और कुछ नहीं। यदि नहीं भी आई होगी ये चीज़ें समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग मेनली दो ही होती है, दो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जो हमारा हाइड्रोजन हैमिल्टोनियन होगा व्हेन इंक्लूडिंग द फाइन स्ट्रक्चर, जब हम हाइड्रोजन, देखो हमारे पास हाइड्रोजन हैमिल्टोनियन क्या होगा, एच से डिनोट करते हैं। हैमिल्टोनियन क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी का ही फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो एच क्या होगा हमारे पास, एच नोड प्लस के एच एफ एस। एफ एस एक्चुअली में फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है।
अब देखो पहले तो हमारे पास जो एनर्जी थी ना वो सिंपली नॉन रिलेटिविस्टिक थी, क्योंकि हमने बोर मॉडल में एनर्जी निकाली थी ना, ठीक है ना। तो वो तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक निकाली, तो उसके लिए तो हैमिल्टोनियन हमारे पास एच नोड हो गया। और ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के कारण जो एनर्जी आएगी, अब जैसे मैंने अभी बताया था फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के कारण हमारे एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, ठीक है। देखो पहले तो एनर्जी लेवल हमारे पास ये ई एन था, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए था, लेकिन अब ये ई एन भी फर्दर दो में डिवाइड हो गया, किसकी वजह से, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग की वजह से। तो इनके भी अलग अलग एनर्जी होंगे, तो वो भी हमें इंक्लूड करनी है। तो इस वजह से हैमिल्टोनियन को हमने ये लिखा है। तो हैमिल्टोनियन हमारा टोटल हैमिल्टोनियन को क्या लिखेंगे, एच नोड प्लस के एच एफ एस। फाइन स्ट्रक्चर को दो टर्म में, एक तो स्पिन ऑर्बिट और एक रिलेटिविस्टिक, वो मैंने अभी ऊपर भी बताया था। ये मैंने बताया ये अनपर्टर्ब्ड है, नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। अनपर्टर्ब्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एनर्जी थी ना उसमें पर्टर्बेशन यानी कोई डिस्टर्बेंस यदि हम समझे नहीं होता है तब बोलते हैं पर्टर्बेशन। तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, पर्टर्ब हो जाते हैं, किससे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से, या हम जब रिलेटिविस्टिक अफेक्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखो, जो टोटल एनर्जी होगी ना इंक्लूडिंग द फाइन स्ट्रक्चर करेक्शन देन बिकम्स क्या हो जाएगी, हैमिल्टोनियन का देखो हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसका ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाला तो यही तो आएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, एन जे देगा, देखो एन तो हो गया पर्टिकुलर सेल के लिए, और जे देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना, टोटल क्वांटम नंबर सॉरी, क्योंकि वही तो अब हम जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करेंगे, जब हम सबसे पहले स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ेंगे ना, तो एल और एस की कपलिंग से मुझे क्या मिलेगा, जे तो मिलेगा, तो वो भी तो हमें इंक्लूड करना है। तो जो हमारे पास एनर्जी होगी ना वो मात्र एन पर निर्भर नहीं करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर निर्भर नहीं करेगी, वो टोटल क्वांटम नंबर जो है ना जे उस पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। तो वो हमारे पास देखो क्या होगी, ये हो जाएगी, देखो ये तो हमारे पास था अनरिलेटिविस्टिकली जब हमने निकाला था, ये एनर्जी आएगी हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण, और ये हो गया हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें करना है। इसमें देखो डार्विन टर्म वगैरह भी हम ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डार्विन टर्म मैंने कब बताया था, वो जब एल इज इक्वल टू जीरो स्टेट होती है ना तब के लिए पॉसिबल है। लैम्प शिफ्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उनको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है एक्चुअली में, अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये सबसे बेहतर डायग्राम है समझने के लिए। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, देखो स्पिन का और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होगा। अब स्पिन किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑर्बिट। यहाँ ऑर्बिट में कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करेगा ना तो वो पूरे ऑर्बिट में जब वो घूमेगा, जब देखो इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिट में घूमेगा तो एक करंट लूप की तरह काम करेगा, और करंट लूप क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, स्पिन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इसी वजह से ना इसको हम ऐसे लिखते हैं, एल एस, एनर्जी को क्या लिखते हैं, देखो एल तो हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन के लिए होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन का इंटरेक्शन। ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऑर्बिटल मोशन के कारण वो किससे इंटरेक्ट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, स्पिन के कारण। तो इन्हीं चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या हम इसको एस ओ से भी लिख देते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन देखो सिंपली पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो न्यूक्लियस के पूरे के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो बैठा हुआ है जो चारों तरफ घूम रहा है। समझ में आया बात है, नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। आप एक इस डायग्राम से बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन मेरे पास
कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपने फिंगर्स को जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, थंब की डायरेक्शन क्या देगी, थंब की डायरेक्शन तो हमें एल दे देगी। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन हमें क्या देगी, एल दे देगा ना, हमें थंब की डायरेक्शन एल दे देगी। तो स्पिन देखो, देखो एल का डायरेक्शन तो देखो ये हो गया, तो देखो हमने क्या किया, एल का डायरेक्शन ब्लैक से ऐसे दिखा दिया। आप देखोगे ऑरेंज कलर से स्पिन मेरे पास ऐसे है, देखो स्पिन ऐसे है ना, ये ऐसे मोशन हो रहा है ना स्पिन, आप देख सकते हो। तो देखो बिल्कुल ऑरेंज कलर से स्पिन को भी वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से दिखाया, और ये मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है। तो समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे ही है, देखो न्यूक्लियस को तो मान के चलो, मैं आपको जब समझा रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन को मान के चलो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचो, ये तो मेरे पास हो गया सन, और ये हो गई मेरे पास पृथ्वी, पृथ्वी पर आप हो अब, है ना। तो जो अब पृथ्वी किसके इन्फ्लुएंस में है, सन के इन्फ्लुएंस में है ना। तो सन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यूम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इन अ रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड विद द इलेक्ट्रॉन अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो रहा है ना, विद वेलोसिटी वी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो जो एक सिंपल सी रिलेशन होती है ना, वो ये होती है, बी इज इक्वल टू 1/c² क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी इफ देर इज अ पार्टिकल, ठीक है ना, विच इज अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन दिस रिलेशन होल्ड्स, ये रिलेशन होल्ड करती है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से समझो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। आप सोचोगे देखो एक तरीके, देखो रियलिटी में हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी यही तो होती है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ये होता है। यहाँ पे देखो मैंने देखो प्लस साइन इसलिए लगाया है, क्यों प्लस साइन लगाया है, क्योंकि पोटेंशियल है ना, किसके पोटेंशियल में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पोटेंशियल में है। और न्यूक्लियस का पोटेंशियल क्या, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, और अट्रैक्टिव पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास देखो इसलिए वजह से पॉजिटिव लिखा है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। ये तो देखो स्केलर क्वांटिटी होगा, आर कैप लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो ये लिखा। और यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो समझ में आया पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो ई का वैल्यू हमने सीधा उठा के रख दिया, डीवी बटे में डी आर, आर वैक्टर था, आर वैक्टर को वो आर कैप था, आर कैप को क्या लिखा, आर वैक्टर अपॉन में आर, आर मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, पी को क्या लिखेंगे एम बी, एम को सीधा लेके गया नीचे और आर क्रॉस वी आ गया। और यहाँ पे सीधा देखो आर क्रॉस वी का हमने क्या रख दिया वैल्यू, एल अपॉन में एम, ये यहाँ पे मैंने एम यहाँ पे ले लिया आगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सीधा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सीधा आपसे एग्जाम में ये यदि पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, या आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बात करते हैं स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन की। तो स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन क्या होगा हमारे पास, देखो स्पिन ऑर्बिट, तो स्पिन की इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, स्पिन डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन के कारण हो रहा है। तो स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन को हम ये लिखेंगे। समझ में आया क्यों लिखा गया ऐसा, ठीक है। तो इसका जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ये हमने स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट देखो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, आपको ध्यान हो तो ये हमने चीज़ें डराइव भी की थी। तो ये क्या होता है, माइनस जी एस ई अपॉन में 2m
स्पिन एंगुलर मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट। जीएस का वैल्यू होता है 2, ये जीएस का कितना वैल्यू होता है 2, ये भी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए। तो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, सिंपली हमारे पास चीज़ ये आ गई। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये उठा के यहाँ पे रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड हम जब यहाँ पे रखेंगे ना, तो देखो एस तो ऑलरेडी था, तो मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे रखेंगे तो एस डॉट एल हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखते ही हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया। इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। किस कौन सी एनर्जी देगा, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी देगा। अब एक बात ध्यान देने लायक हमारे पास देखो ये है, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ना स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का, ये हमने तब निकाला है जब हमने इलेक्ट्रॉन को इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर किया है। अब इलेक्ट्रॉन तो इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होता है, अंडर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हम किस चीज़ को फिर इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर करना चाहिए, हमें करना चाहिए न्यूक्लियस को। तो दिस इज द एनर्जी ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, ये वो एनर्जी है। लेकिन हमें करेक्शन करना पड़ेगा ना, तो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, द एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर 2। देखो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब करेंगे ना, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो, अब लेना तो ये एक्चुअली थॉमसन जो व्यक्ति थे ना, उन्होंने इसमें करेक्शन किया था। जो थॉमसन व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें करेक्शन किया था। उन्होंने ये कहा कि वो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिसेशन कर रहा है। ठीक है, अब वो प्रिसेशन जब कर रहा है ना, तो न्यूक्लियस को रेस्ट में मान के हमने उसको इसके रेस्पेक्ट में ले लिया है। क्यों, अब इमेजिन करो, देखो जैसे सन है ना, हम अपनी पोजीशन वगैरह सारा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं, सोलर सिस्टम में जो भी मेजरमेंट होती है सन के रेस्पेक्ट में ही होती है। अर्थ की डिस्टेंस मेजर करनी हो सन के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ होती है वो सन से करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस में हम वो एटम में किससे करते हैं, न्यूक्लियस से करनी चाहिए। तो ये करेक्शन किया था। तो उन्होंने देखा कि जब करेक्शन किया था ना, तो ये एनर्जी जो है ना 2 गुना होती है ना, समझ में आया, ये 2 गुना निकल के आते हैं, लेकिन रियलिटी में होती है कितनी, हाफ। तो इस वजह से ये एनर्जी जब रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं तो ये एनर्जी कम मिलती है, हमें 1/2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो दिस इज नोन एज थॉमस प्रिसेशन, इसी चीज़ को थॉमस प्रिसेशन बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस सीधा उठा के तुमने इसके नीचे 2 लगा देना है, तो ये थॉमस प्रिसेशन आ गया हमारे पास। ठीक है ना, इस चीज़ को थॉमस प्रिसेशन हैमिल्टोनियन कह सकते हो, या इसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो थॉमस प्रिसेशन एनर्जी भी हो जाएगा हमारे पास। तो वर्डिंग में कन्फ्यूजन नहीं है, वो ऑप्शन में आपको क्या देता है। आगे चलते हैं। अब फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन लाइक एटम, जब हाइड्रोजन लाइक एटम में होता है पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन किसके अंडर में है, न्यूक्लियस के अंडर में है ना, और न्यूक्लियस के अंडर मोशन जो उसका हो रहा है तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ना, तो इसलिए नेगेटिव है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Ze/r। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना आर के रेस्पेक्ट में, देखो ये चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये चीज़ तो मेरे पास बिल्कुल क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो 1/r जो है इसका 1/r का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, -1/r² होता है। एक माइनस पहले से था, दूसरा आ जाएगा तो r² हो गया। अब इसको वैल्यू उठा के सीधा यहाँ रख दो। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या बन गया, ये तो पहले से ही था, ये वैल्यू हमने उठा के अपनी यहाँ पे रख दी L.S। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पे L.S r³ लिखा और जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको एक साथ लिख लिया। तो अब गौर से देखना, देखो ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ें सारी कांस्टेंट है। ये मेरे पास वेरिएबल है ना, ये क्या है, वेरिएबल है। देखो ये किसका देखो ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैंने देखो कि ये किसका फंक्शन है, आर का ही तो फंक्शन है, तो इसको मैंने आर का फंक्शन लिख लिया और क्या लिख सकते हैं, L.S। तो ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। काफ़ी बार आपने देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के होंगे ना, उसमें आपने देखा होगा हैमिल्टोनियन को इसी फॉर्म में लिख के देता है, इतना कंजस्टेड नहीं लिख के देगा, वो सिंपली आपको ये फॉर्म दे देगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो यहाँ का जब भी प्रूफ करने के लिए दे पेपर्स में, आप देखोगे डिग्री कोर्सेज में ना, वो प्रूफ करने के लिए जब देता है ना, सीधा ये देता है कि स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन ये है और एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो यहाँ से भी सीधा आप स्टार्ट कर सकते हो या ऊपर से भी, मर्जी है।
आगे चलते हैं। तो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हमारे पास हैमिल्टोनियन का। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको उठा के सीधा यहाँ रख दिया हमने। अब देखो ये क्या था, ये 4 to the 8 पाई एप्सिलॉन नोड होगा, ये m स्क्वायर c स्क्वायर होगा। अब L डॉट एस तो डॉट प्रोडक्ट है स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम का, और नीचे r क्यूब होगा। तो इनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, देखो जिस अप्रोच से मैं करा रहा हूँ ना, ये एक तरीके से सिंपलेस्ट अप्रोच है समझने के लिए। ठीक है ना, मैं ज़्यादा क्वांटम मैकेनिकली भी जा सकता था, पर मुझे लगा कि एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। तो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी हमारे पास देखो क्या आ गई, ये तो हमारे पास बाहर आ गया था सिंपली क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है, ये हो गया। देखो एल डॉट एस कैसे निकालेंगे, जे क्या होता है, एल प्लस एच होता है। तो 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि यदि कोई दो वेक्टर होते हैं हमारे पास, तो उनका रिजल्टेंट यदि आर आ रहा है ना, ए प्लस बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वर्क नहीं कर रहा शायद, प्लस 2a डॉट बी। ये चीज़ आती है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, तो जे स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2l डॉट एस। एल डॉट एस मुझे चाहिए, तो दो मैंने देखो ये सारा इधर लेके गया, दो नीचे आ गया। तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए 1/2 तो कॉन्स्टेंट ए बाहर आ गया। तो जे का देखो, जे हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है जे इज इक्वल टू अंडर रूट जे प्लस 1 एच कट। तो इसका स्क्वायर करेंगे ये तो हट जाएगा, एच कट स्क्वायर आ जाएगा, वही सिंपली हमने बाहर ले लिया। देखो यहाँ पे एच कट स्क्वायर हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब एल डॉट एस को उठा के यहाँ रख देंगे इसी में। अब देखो 1/r³ का जो वैल्यू होता है, 1/r³ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, वो होता है z³ अपॉन में ए नोड स्क्वायर। ए नोड क्या, बोर्स रेडियस है, ये क्या है, बोर रेडियस है हमारे पास। ठीक है, ये है बोर रेडियस, ये हमारे पास क्या है, बोर रेडियस है। ठीक है ना, जो पहले ऑर्बिट में रेडियस होती है n³ एल प्लस 1 देखो आप चीज़ कंडीशन ये होनी चाहिए, एल से ज़्यादा होना चाहिए। एल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, एल का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देखो साफ साफ दिख रहा है, इनफाइनाइट हो जाएगा, विच डजेंट मेक एनी सेंस फॉर अस। ठीक है, तो एल का वैल्यू जीरो के लिए ना स्पिन ऑर्बिट होता ही नहीं है, ध्यान से समझना। तो एल इज इक्वल टू जीरो के लिए स्पिन ऑर्बिट एनर्जी क्या होती है, जीरो आएगी, स्पिन ऑर्बिट हैमिल्टोनियन जीरो आएगा। तो फिर एल जीरो के लिए फिर करेक्शन क्या करते हैं, वो डार्विन ने बताया था, तुम आपको ध्यान हो मैंने हल्का सा बताया था। तो एल इज इक्वल टू जीरो के लिए ना हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखो ये बता देता हूँ, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने देखो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, याद रखने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। देखो जब हमने रेडियस निकाली थी उसकी बोर रेडियस निकाली थी ना nth ऑर्बिट में, तो हमने देखो क्या निकाला था, हमारे पास ये तो आता है आर इज इक्वल टू ए नोट, बोर रेडियस है n स्क्वायर अपॉन में जेड, ये निकल के आती है हमारे पास। तो देखो इसी से याद रखने का तरीका बता रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/r की क्या होती है, देखो उल्टा कर दो उसका, जेड अपॉन में ए नोड है n स्क्वायर। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा 1/r स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकालेंगे, देखो इसी से याद रखो, देखो इसमें जेड स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर कर दो और यहाँ पे n³ कर दो। एक पावर हमने इसमें बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, l प्लस 1/2। इसी तरीके से r³, देखो जेड में एक पावर बढ़ा दो 3, ए नोड में एक पावर बढ़ा दो 3, लेकिन n³ का सेम पावर रखो आप, n³ का यहाँ पे क्या रखना है, सेम पावर रखना है, 3 से ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है ना, और इसके अंदर दो चीज़ें और जोड़ दो, l प्लस 1, ये मल्टीप्लीकेशन कर दो इन दोनों चीज़ की, इसमें समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम, इन दोनों के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को अपने हैमिल्टोनियन में रख देंगे, एनर्जी में रख देंगे हम अपने। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या था, यही था ना, तो इसमें रख देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास रखने के बाद, देखो सिंपली ये देखो मैंने दोबारा लिखा है, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी यही तो था। तो देखो ये तो एज इट इज आ गया, एल डॉट एस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने देखो ये लिख दिया यहाँ पे, ये देख रहे हो ना।
और 1/r³ का वैल्यू की लिखा हुआ है Z³ अपॉन में A0³ N³ L+1 L+1/2। कोई डाउट है? दूसरी बात यहाँ पे देखने लायक देखो ये है, अब इस चीज़ को ना मैंने R इन्फिनिटी, देखो R इन्फिनिटी क्या होता है, रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी मदद से आप देखो यहाँ पे देखो नीचे 8 भी है, एप्सिलॉन नोड भी है, एच देखो एच यहाँ से आ जाएगा, सी भी है। तो देखो R इन्फिनिटी की वैल्यू हमने की मदद से ना, और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की मदद से, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या है, अल्फा इज इक्वल टू E² 2 एप्सिलॉन नोड H, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है हमारे पास। ये हमने चीज़ें निकाल के दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, चीज़ें हम ऑलरेडी निकाल के दिखा चुके हैं। बस इन दोनों की मदद से ना देखो इस एक्सप्रेशन को ना सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई के करके मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ये आप कर सकते हो, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना, इतना काम आपको करना है। और जो ये सारा का सारा मेरे पास वैल्यूज़ है क्वांटम नंबर से संबंधित, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। दूसरी बात, अब देखो एनर्जी क्या होता है हमारे पास, -R इन्फिनिटी Z² HC अपॉन में N²। इस फॉर्म में भी मैंने प्रूव कराया था जब मैंने टर्म वैल्यूज़ वगैरह बताई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो स्पिन ऑर्बिट एनर्जी निकालनी है ना, वो हम नॉन रिलेटिविस्टिकली जो है ना उसके साथ रिलेशन में निकालनी है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो R इन्फिनिटी ये रहा, Z² यहाँ से ले लेंगे, HC ये रहा अपॉन में N² यहाँ से ले लेंगे, तो एक N बचेगा। तो हम En की वैल्यू लिख सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पिन ऑर्बिट एनर्जी हमारे पास सीधा आ जाएगी En इज इक्वल टू Z² अल्फा, Z⁴ थी तो Z² बचेगा, अल्फा², ये एज इट इज़ रहेगा, और नीचे N³ था तो N आ जाएगा क्योंकि एक N² है, En में हमने लिख लिया L+1/2 L+1, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी आप ध्यान रख सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पूछा गया, रेशियो पूछा गया है स्पिन ऑर्बिट एनर्जी का नॉन रिलेटिविस्टिक के साथ, जो En हम पहले निकालते ना उसके साथ क्या रेशियो आया है, तो वो तुम्हें ये J का L, इस S का L का वैल्यू दे देगा। मैं इसमें इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद ना अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा स्पिन ऑर्बिट से संबंधित, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और कब नहीं। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, S कितना होगा, सीधी सी बात है 1/2, J का 2 वैल्यू होगा, एक L+1/2 होगा, एक L-1/2 होगा। तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z। अब देखो ध्यान से, तो ये चीज़ को ना एज इट इज़ रखो, इस चीज़ को ना देखो, ये जिस पे मैंने गोला मारा है ये, ठीक है। तो J की वैल्यू के लिए यही तो वेरी करेगा, तो इसी को अलग से मैं निकाल के ना फिर इसी में पुट कर दूंगा ताकि मेरा फॉर्मूला और ज़्यादा छोटा हो जाए। तो J की वैल्यू जैसे मैंने बताया दो वैल्यू पॉसिबल है, तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, J का वैल्यू लग दो L+1/2, यहाँ पे रख देंगे L+1/2, 1 है जुड़ा 3/2 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। S का वैल्यू 1/2 रखा। देखो आप इसको सोल्व करोगे ना, जैसे -L² आएगा, इसको सोल्व करो, यहाँ से देखा L × L प्लस का L² आएगा, वो चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। 1/2 है, 3/2 है, इन दोनों की करेंगे 3/4 आएगा, -3/4 आएगा, वो भी कट जाएगा। सोल्व करने पर ना सिंपली L बचेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। J का वैल्यू जब L-1/2 रखेंगे तो यहाँ पे L-1/2 रखेंगे, तो यहाँ L-1/2 रखेंगे, +1 है तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -L+1 आएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया, आप गौर से देखना। देखो स्पिन ऑर्बिट कितना आएगा, R इन्फिनिटी Z⁴ अल्फा² HC अपॉन में 2 N³ L, L+1 L+1 में 2, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन था ना यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा था मैंने J+1 - L+1, जो वो एक्सप्रेशन था ना उसकी जगह सिंपली कब आएगा, L आएगा। कब आएगा, जब J = L+1/2 होगा, ठीक है। तो सिंपली ध्यान से देखना, तो जब हम J का वैल्यू L+1/2 लेंगे तो L लिखेंगे, तो यहाँ पे L ले लूँगा मैं और सब छोड़ दूंगा, तो L से L कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ना। तो R इन्फिनिटी Z⁴ अल्फा² HC 2 N³, देखो L गायब हो गया, कब Z = L+1/2 है। तो
यहाँ पे एक्सप्रेशन में -l+1 लिखना पड़ेगा। कब? जब j का वैल्यू l-1/2 होगा। तो हमने अभी भी निकाला ना उस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे रख देंगे, तो l+1/2 से l/2 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन बन गए। तो स्पिन ऑर्बिट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आएगा कब? जब j का वैल्यू l+1/2 होगा। वो एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ध्यान से देखो, r इन्फिनिटी Z4 अल्फा स्क्वायर HC। देखो HC को यदि मैं अपॉन में ले जाऊँ ना, ध्यान हो क्या था? टर्म था। टर्म वैल्यू लिखते हैं हम, तो वो भी चीज़ निकाल सकते हैं। खैर छोड़ो, आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, क्योंकि वो -l+1 आता है हमारे पास, तो j का वैल्यू l-1/2 आ गया। इन इक्वेशंस को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो दीज इक्वेशन मे बी रिटन एज, हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हमने nth ऑर्बिट के लिए निकाल ली थी, नॉन रिलेटिविस्टिकली। ठीक है, तो Z² अल्फा स्क्वायर 2n l+1 l+1/2 j के लिए वैल्यू आ जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, देखो जी एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे, देखो वो क्या था, En हमारे पास एक्चुअली में था क्या? En हमारे पास था, मैंने बताया था -r इन्फिनिटी Z² अपॉन में n² HC, यही तो है। ठीक है, आप देखो j = l-1/2 के लिए देखो, -r इन्फिनिटी Z² HC n² यहाँ से आ गया, तो इस एक्सप्रेशन की जगह सिंपली ये लिख देंगे, माइनस इसमें आ गया ना, तो देखो प्लस n आ रहा है। यहाँ पे ऊपर प्लस था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन en का जब वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पे -n आ जाएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपने इस चीज़ को ना 1-2 बार कम से कम देखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट देखो, l = 0 के लिए देखो नीचे 0 नहीं रखेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए स्पिन और, क्योंकि वो इनफाइनाइट दे देगा, वो डजेंट मेक एनी सेंस, तो 0 होगा। तो ls देखो, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वेनिसेस, तो स्पिन ऑर्बिट लिख लो या ls लिख लो, कैसे लिख लो तुम्हारी मर्जी, दोनों एक बात एक ही है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। टर्म वैल्यू ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो टर्म वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। टर्म वैल्यू होती है जब हम एनर्जी को hc से डिवाइड करते हैं, hc कांस्टेंट से, प्लैंक्स कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसे डिवाइड करते हैं तो टर्म वैल्यू आ जाती है। तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो टर्म वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पॉज करता हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आगे भी करेंगे, स्पिन ऑर्बिट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब डबलेट सेपरेशन जो होगा, डबलेट सेपरेशन करेंगे अगले लेक्चर में, वो न्यूमेरिकल करेंगे 2-4। ठीक है ना, तो तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।